नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ दवाइयों की कीमत क्यों अचानक से आसमान छूने लगती है? सरकार का क्या रोल रहता है दवाइयों की कीमत कम रखने में, और कैसे फार्मा कंपनीज अकल्पनीय प्रॉफिट कमा पाती हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के साम्राज्य फैला लेती हैं? ऐसे सवालों की एक लंबी फहरिस्त है, और आज हम इसी गवर्नमेंट फार्मा नेक्सस को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि यह क्या बोरिंग टॉपिक है, हमें दवाइयों के कानून के बारे में जानकर क्या मिल जाएगा? लेकिन आपका सोचना गलत है, क्योंकि बीमार हर इंसान पड़ता है और दवाइयां आज के युग में लोगों की लाइफ स्टाइल का एक इंटीग्रल हिस्सा बन चुकी हैं। आप देखेंगे तो पाएंगे कि महंगी कीमत की दवाइयां ज्यादातर गंभीर बीमारियां जैसे एड्स, कैंसर के संदर्भ में ही देखने मिलेंगी, क्योंकि जानलेवा बीमारियों का जल्द से जल्द इलाज कराना आपकी मजबूरी होती है, और फिर आप दवाई की कीमत के बारे में उस समय खास सोच नहीं पाते हैं। आपको लगता है कि कैसे भी मेरा मरीज बच जाए, आपको पैसे की उस समय उतनी परवाह नहीं रहती है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास दवाई लेने के पैसे ही खत्म हो जाते हैं? सालों साल बड़ी बीमारियों का इलाज करा करा कर उनका बैंक बैलेंस शून्य हो जाता है, और इतनी महंगी दवाइयां लेने की उनकी कैपेसिटी ही नहीं बचती है। इसलिए बहुत बार हमारे देश में गंभीर बीमारियों की दवाइयों को लेके जो सरकार रहती है वह कंपलसरी लाइसेंसिंग कर देती है। सरकार फार्मा कंपनीज को बोल देती है कि देखिए, हमारे देश में आप अपनी दवाई इतने महंगी कीमत पर नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ आम जनता के पास इतने पैसे ही नहीं हैं। अगर वह आपकी दवाई ले लेगी तो फिर वो खाना क्या खाएगी, अपने बच्चे की स्कूल की फीस क्या भरेगी? लेकिन कई बार फार्मा कंपनीज भी चालाक होती हैं। शुरू में तो वह मान लेती हैं सरकार की बात को, और बाद में वह नए नए तरीके निकालने का प्रयास करती हैं, जिससे कि कंपलसरी लाइसेंसिंग की रिजीम से वह बच सके और वह अपनी दवाइयों को महंगी कीमत में बेच सके। लेकिन इसको लेकर भी हमारे पेटेंट लॉ में काफी प्रावधान है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण प्रावधान है प्री ग्रांट ऑपोजिशन। यही हमारी आज की चर्चा का विषय है। इसके जरिए हम समझेंगे कि किस तरीके से भारत सरकार कुछ ऐसे बदलाव और नए कानूनी नियम लाने की फिराक में है, जिससे गंभीर बीमारियों की दवाइयों की कीमत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। मतलब गुड न्यूज फॉर फार्मा कंपनीज एंड बैड न्यूज फॉर कॉमन मैन। बेसिकली कई बार फार्मा कंपनीज एक बीमारी की दवाई को अन्य बीमारियों के इलाज के लिए भी बाद में उपयोग करने लगती है। मान लीजिए आज कैंसर का कोई ड्रग बनाया है और 5 साल बाद समझ में आता है कि अरे यह तो एड्स के इलाज में भी काफी हेल्पफुल साबित होगा, तो फिर उस दवाई में छोटे मोटे चेंजेस करे जाते हैं। उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि हमने कुछ बहुत बड़े चेंज करे हैं, कोई नया इन्वेंशन करा है। पूरी तरीके से उस पुरानी दवाई को रीब्रांड कर दिया जाता है, नाम बदल दिया जाता है उसका, और मार्केट में ऐसा दिखाया जाता है कि एकदम नई दवा आई है और इसका पुरानी दवा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए करा जाता है ताकि दवाई की कीमत बढ़ाई जा सके। अब फार्मा कंपनीज की ऐसी मुनाफाखोरी से आम जनता को बचाने के लिए हमारे देश का पेटेंट लॉ है, जिसके तहत नई दवाइयां रजिस्टर भी होती हैं और उनकी कीमत भी तय करी जाती है। इसी कानून में प्री ग्रांट ऑपोजिशन का सिद्धांत भी है, जिसके अनुसार अगर किसी फार्मा कंपनी ने किसी दवाई के पेटेंट या रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा है, तो कोई भी व्यक्ति ऐसे रजिस्ट्रेशन को विभिन्न आधारों पर विरोध कर सकता है। वह बता सकता है पेटेंट ऑफिस को कि फार्मा कंपनी तो पुरानी दवाई को ही रीब्रांड कर रही है, वही केमिकल संरचना का उपयोग कर रही है, कुछ उसमें नया इजाफा करा ही नहीं गया है, और इसलिए रीब्रांडिंग को अलाउ ना करा जाए। अगर अलाउ करा जाएगा तो इससे दवाई की कीमत बढ़ जाएगी। अब इस तरह के प्री ग्रांट ऑपोजिशन का उपयोग हमारे देश में काफी बार हो चुका है, यह कोई नई बात नहीं है, और इससे काफी गंभीर बीमारियों की दवाइयों की कीमत भी कम हुई है। उदाहरण के तौर पे 2006 में एक एंटीवायरल दवाई थी टेनोफोवीर। अब बाद में पाया गया कि यह दवाई एड्स के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल करी जा सकती है। जो कंपनी टेनोफोवीर बनाती थी उसने सोचा कि इस दवाई को दोबारा से रजिस्टर करते हैं, रीब्रांडिंग करते हैं, छोटे मोटे चेंजेस करते हैं, जिससे सबको यह लगे कि यह तो एकदम नई दवाई है, और फिर बाद में हम इसको
महंगी कीमत पर बेचें ताकि लोग इसको एड्स के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन इस दवाई के संदर्भ में एक प्री ग्रांट ऑपोजिशन एप्लीकेशन फाइल हो गई, जिसमें बोला गया कि टेनोफोवीर को रजिस्टर फिर से ना करा जाए एड्स के ट्रीटमेंट के लिए। यह पुरानी ही दवाई है और इसकी कीमत भी उतनी ही रखी जानी चाहिए। इसमें कुछ ऐसा नया नहीं करा गया है जिसको किसी भी प्रकार का आविष्कार या इन्वेंशन बोला जा सके, जिसके आधार पर फार्मा कंपनी उस दवाई की कीमत बढ़ा सके। इसी प्रकार से ग्लाइवेक नाम की भी एक दवाई थी, जिसमें भी कुछ इसी प्रकार से प्री ग्रांट ऑपोजिशन फाइल हुआ और उसकी कीमत कम हुई। अब अगर आपको फार्मा कंपनीज के हाथ की सफाई और अच्छे से समझनी हो तो आपको एवरग्रीनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानना होगा। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जब एक बीमारी की दवाई को किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए उपयोग करा जाता है तो उससे उस पुरानी दवाई की मार्केट लाइफ बढ़ जाती है। आप ऐसे समझिए कि हर समय नई और बेहतर दवाइयां फार्मा कंपनीज बनाती ही रहती हैं। बड़ी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी बड़ी बड़ी दिग्गज फार्मा कंपनीज हैं, करोड़ों अरबों रुपए वह इन्वेस्ट करती हैं नई नई दवाइयां बनाने के लिए। तो जब भी कोई नई दवाई आती है तो उससे पुरानी दवाई की कीमत या डिमांड अपने आप ही कम हो जाती है, क्योंकि अगर नई दवाई ज्यादा इफेक्टिव है तो कोई फिर पुरानी दवाई क्यों खरीदेगा। इसलिए जब एक बीमारी की दवाई को किसी दूसरी बीमारी के इलाज के लिए भी उपयोग में इस्तेमाल करा जाने लगता है तो कई बार फार्मा कंपनीज ऐसे दिखाती हैं कि उन्होंने कोई नया आविष्कार करा हो। तो फिर सवाल यह उठता है कि इन सब चीजों को रोका कैसे जाता है। इसके लिए मैंने आपको दो तरीके ऑलरेडी बताए हैं। एक तो आपको कंपलसरी लाइसेंसिंग बताया था, दूसरा है प्री ग्रांट ऑपोजिशन, मतलब पेटेंट मिलने के पहले ही आप ऑपोजिशन अपनी दर्ज कर दो कि यह पेटेंट तो मिलना ही नहीं चाहिए। सो यह एक बहुत ही पोटेंट हथियार होता है आम आदमी के पास, जिसके जरिए वह पेटेंट ऑफिस को बताता है कि क्यों पुरानी दवाई पर नया पेटेंट नहीं दिया जाना चाहिए। और यह प्री ग्रांट ऑपोजिशन का आवेदन पहले मुफ्त में या बहुत ही कम चार्जेस देकर लगाया जा सकता था, लेकिन अब जो नए रूल्स आ रहे हैं उसके अनुसार यह आवेदन लगाने का शुल्क कम से कम 10,000 रुपए होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ इसमें एक नया प्रावधान भी डालने की कोशिश करी जा रही है, जिससे कि प्री ग्रांट ऑपोजिशन के आवेदन पर पहले यह देखा जाएगा कि वह सुनने योग्य है कि नहीं है, वह मेंटेनेबल है कि नहीं है। अब अगर वह मेंटेनेबल या सुनने योग्य पाया जाता है तभी आगे पेटेंट ऑफिस उस पर विचार करेगी, तभी आगे उसको तवज्जो दी जाएगी। और अगर पेटेंट ऑफिस ने उसको सुनने योग्य ही नहीं पाया तो फिर उस आवेदन का कुछ होएगा ही नहीं, उसको बिना कंसिडर करे ही खारिज कर दिया जाएगा। अब यह मेंटेनेबिलिटी या योग्यता आवेदन की कैसे डिसाइड करी जाएगी, इसको लेके कुछ क्लैरिटी अभी तक नहीं आ रही है। देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इस तरीके के नए रूल से फार्मा कंपनीज काफी खुश हो गई होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब प्री ग्रांट ऑपोजिशन का आवेदन लगाना पहले की तुलना में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। किस तरीके से मेंटेनेबिलिटी डिसाइड होगी और क्या आम आदमी 10,000 20,000 इस तरीके की फीस दे पाएगा आवेदन लगाने के लिए या नहीं दे पाएगा, यह सब हमें समय बताएगा। क्योंकि फार्मा कंपनीज का सोचना है कि हम अपनी दवाई सस्ते में क्यों बेचें, हम अरबों खर्च करते हैं अपनी दवाई बनाने में, तो हम क्यों अपनी दवाई को लेके ऑपोजिशन इनवाइट करें, क्यों ना नियम ही हमारे पक्ष में हो जाए, जिससे विरोध करने की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हम जिस कीमत पे बोलेंगे जनता को उस कीमत पे ही हमारी दवाइयां लेनी पड़ेंगी। अब बस देखना यह है कि यह नए रूल्स कब तक लागू होते हैं और क्या इन रूल्स को कोर्ट में चुनौती दी जाती है या नहीं दी जाती है। अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछें तो मुझे लगता है कि प्री ग्रांट ऑपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे पेटेंट लॉ का, और यह एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाता है, एक बैलेंसिंग फील्ड बनाता है, जिससे कि जो कंज्यूमर है और जो पेटेंट होल्डर है दोनों के अधिकारों को बैलेंस करा जा सके, देखा जा सके कि कहीं पेटेंट की आड़ में अंधाधुंध मुनाफाखोरी तो नहीं करी जा रही है, मोनोपोली तो नहीं क्रिएट करी जा रही है। क्योंकि अगर आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनमें मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसीज बिल्कुल देखने को मिलती हैं। वह एक दवाई बनाती हैं
और उसको रीब्रांड करके उसको अलग अलग तरीके से बेच बेच के अरबों खरबों का मुनाफा कमाती हैं। वह तब तक उस दवाई को मार्केट में चलाती रहती हैं जब तक वह अपने मन मुताबिक मुनाफा ना कमा लें। सो प्री ग्रांट ऑपोजिशन को डाइल्यूट करना कितना सही है कितना नहीं है यह तो समय ही बताएगा। और इसमें मुझे यह भी लगता है कि अगर प्री ग्रांट ऑपोजिशन को लेके पेटेंट ऑफिस अच्छा रुख अपना रखेगा तो इन रूल्स का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। हालांकि उसकी संभावना कितनी है यह तो एज आई सेड टाइम विल टेल। सो मैं आशा करता हूं आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स जरूर बताएं एंड लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।